हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी फ्यूजन बेड प्राइम अकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका डीएसई सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट जिसका नाम है सस्टेनेबल मार्केटिंग। उसका यूनिट नंबर 1। हर यूनिट जो है इसके अंदर 18 मार्क्स का होने वाला है। तो जल्दी से समझते हैं, करते हैं बहुत शॉर्ट के अंदर इस वन शॉर्ट वीडियो को ख़त्म। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है सस्टेनेबिलिटी, उसका कॉन्सेप्ट, इशू और वो SDG गोल्स क्या होते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है नेचुरल, सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्स का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि मतलब हमारी तो नीड पूरी हो जाए बट जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कुछ नुकसान ना हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इस तरीके से यूज़ करना नेचुरल, सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कि हमारी नीड के साथ फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसकी नीड का भी ध्यान रखा जाए। इसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि हमारी नीड्स तो पूरी हो ही हो बट उससे क्या हो, ना ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचे, ना ही सोसाइटी को नुकसान पहुँचे और ना ही फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को नुकसान पहुँचे। इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट मेनली जो 3 चीज़ें वो आएगा हमारा। सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, हमें पानी हवा को साफ़, वाटर और लेस पोल्यूशन, इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए मार्केटिंग करते टाइम। और सोशल वेलबींग का भी ध्यान रखना चाहिए। सोशल वेलबींग के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी आपकी? इक्वालिटी, एजुकेशन, सेफ्टी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? जब आप नई नई जॉब्स निकालोगे मार्केट के अंदर, इनोवेशन करोगे, ग्रोथ करोगे, तो ये सब चीज़ें हमारी सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होंगी। अब मेन जो सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो एयर, वाटर और लैंड के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से कभी बारिश के सीज़न में बारिश नहीं आती और मतलब कभी जिस सीज़न में गर्मी होनी चाहिए उसमें सर्दी हो जाती है, सर्दी में गर्मी हो जाती है, और कहीं पर कभी बरसात हो जाती है, कभी कुछ। तो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, यानी हर कोई पेड़ काटने में लगा हुआ है। पेड़ काटने की वजह से क्या हो रहा है? जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा एंड फौना है, सब खत्म होता जा रहा है। ओवर यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं यानी कि जिनको बनने में या तो करोड़ों लाखों साल लगते हैं या फिर वो दोबारा बन ही नहीं सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, उनका जो है आज के टाइम के अंदर ह्यूमन ओवर यूज़ कर रहे हैं। जितनी उनकी नीड है उससे ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है। और हर किसी के पास हेल्थ, एजुकेशन और इनकम में इनइक्वालिटी है, यानी कि जो अमीर है उनको तो हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और इनकम फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, और जो पुअर पीपल्स हैं उनको क्या होता है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में इतनी अच्छी वो नहीं है कंडीशंस, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं कराई जाती, और आज भी वो लोअर इनकम लेवल ग्रुप के अंदर आते हैं। और प्लास्टिक और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जितना भी होता है उसका लोग आज के टाइम में भी बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी यूज़ करना कम नहीं किया है। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते क्या हैं, SDGs हमारे होते क्या हैं? तो 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर 17 SDG बनाए गए थे, यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल बनाए गए थे कि हमें ये 2030 तक अचीव करने ही करने हैं, यानी नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर हमें ये चीज़ें अचीव करनी ही करनी है। तो ये गोल्स क्यों बनाए गए थे? ये गोल्स इस वजह से बनाए गए थे कि पूरी दुनिया को एक बेटर जगह बनाया जा सके, एक सस्टेनेबल जगह बनाया जा सके। इस वजह से 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर ये 17 गोल्स क्रिएट किए गए थे। उसके अंदर से मैं आपको सब तो बताने नहीं वाला बट कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके अंदर आता है गोल नंबर 12, यानी कि रिस्पॉन्सिबल। हर कंज्यूम करने वाले को भी और प्रोडक्शन करने वाले को भी, हर किसी को जो है रिस्पॉन्सिबल होना है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए। चाहे आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर रहे हो, बट आप जो है इसके लिए, आप एनवायरनमेंट के लिए, आप सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये आपकी ड्यूटी है, भले से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, भले से आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आप सस्टेनेबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखो। गोल नंबर 13 आता है क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 7 है कि अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिले हर किसी को। गोल नंबर 8 था कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मिले सबको। गोल नंबर 9 था कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए दुनिया भर के अंदर। तो ये मेन जो थे कुछ गोल मैंने बता दी कि किस तरीके से इसके अंदर गोल्स दिए गए हुए थे। बाकी आप 17 गोल्स जो हैं आप वो गूगल करके एक बार रीड कर सकते हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो वो
आपके ध्यान में रहें सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अंदर वो चार्ट की फॉर्म में बहुत अच्छे वे में आपको प्रेजेंट कर देंगे और वो ईजीली आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा सारे 17 गोल्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ कुछ से इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने आपको बता दिए। अब सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग क्या होती है और इसके स्टैंडर्ड वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्शन क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर जो हम अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं वो इस तरीके से प्रमोट करें कि वो एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा दे, सोसाइटी को भी सपोर्ट करें और उससे इकोनॉमिक सक्सेस हमारी लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है ना। हमारे प्रमोशन इस तरीके से करना, मार्केटिंग इस तरीके से करना, इससे इन्वायरमेंट, सोसाइटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सक्सेस सबको फ़ायदा पहुँचे। इस चीज़ को हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग। सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि हम बस प्रोडक्ट बेचे ही जा रहे हैं। इसके अंदर ये है कि हम प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं बट हम उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, ना ही उससे किसी हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुंचे, ना ही किसी इंसान को नुकसान पहुंचे। इस तरीके से मार्केटिंग करना कहलाया जाता है हमारा सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? कंज्यूमर आर मोर अवेयर एंड वांट इको फ्रेंडली ब्रांड। आज के टाइम में जो है लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर, और आज के टाइम में लोगों को कैसे प्रोडक्ट चाहिए? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हर्बल वगैरह चीज़ें लोग मांगते हैं आज के टाइम में, कंज्यूमर्स मांगते हैं। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंज्यूमर अवेयर हो गए हैं और उनको इको फ्रेंडली ब्रांड्स चाहिए। इस वजह से सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट आर क्रिएटिंग स्ट्रिक्ट रूल फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो अब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप लिए हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर। और कंपनीज पर भी बहुत सारी रोक लगाई है कि वो मतलब अनएथिकल बिहेवियर की तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें, सिर्फ सेलिंग पर ध्यान ना दें, साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया जाए। कंपनीज वांट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड ब्रांड लॉयल्टी, कि कंपनी को इस साथ साथ अपने कस्टमर के साथ साथ क्या बनाने की ज़रूरत है? ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को उस कंपनी पर भरोसा हो और अपनी ब्रांड लॉयल्टी प्रेजेंट करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। और एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि वो प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, बट साथ साथ वो सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा है, लोगों का, प्लेनेट का, एनवायरनमेंट का, जितनी भी उसके आसपास चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबली सबका ध्यान रख रहा है। तो तभी उसका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल होगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए वो कितना भी बिज़नेस कर ले, बेच ले, वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं है अगर उसने सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो, ठीक है। अब एवोल्यूशन क्या हुआ है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग का? सबसे पहले तो ट्रेडिशनल ही मार्केटिंग होती थी। पहले तो इंसान यही सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। तो जब इंसान सेलिंग और प्रॉफिट मेकिंग पर फोकस करता था, उस टाइप की मार्केटिंग को हम कहते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, फिर आई ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग के अंदर जो है लोगों ने ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर दिया? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पर। अब कंपनीज भी क्या करने लगी? ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने लगी और कंज्यूमर्स भी ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करने लगे और ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ कम करने लगे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं, यानी सस्टेनेबिलिटी का ध्यान ना रखें। फिर उसके बाद आई हमारी अब सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग के अंदर हम सिर्फ ईको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान नहीं देते, साथ साथ इसके अंदर सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। भले से एनवायरनमेंट हो, हमारा सोशली आसपास जो भी चीज़ें हैं, हमारे इकोनॉमिक बैलेंस है, हम इसके अंदर A to Z सब चीज़ें जो भी सस्टेनेबिलिटी के अंदर इंक्लूड होती हैं, हम हर किसी का ध्यान रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के अंदर। और सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के बाद एक और आया, उसको बोलते हैं हम हॉलिस्टिक मार्केटिंग। हॉलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर हम इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखेंगे, एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, और साथ साथ अपनी कंपनी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सोसाइटी, एम्प्लॉयज़, एनवायरनमेंट और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, इनका भी हम ध्यान रखते हैं हॉलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर, ठीक है।
तो ये था हमारा किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग का। सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, फिर ग्रीन मार्केटिंग हुई, फिर सस्टेनेबल मार्केटिंग और फिर होलिस्टिक मार्केटिंग। इस तरीके से इवॉल्व हुआ हमारी सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग। अब पिलर्स क्या क्या हैं सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग्स के? सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के अंदर बेसिकली 3 P's आते हैं, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। पीपल का मतलब होता है यानी सोशल चीज़ है, यानी कि जितने भी इसके अंदर पीपल्स के अंदर क्या क्या राइट्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि जो भी हमारे पास लोग काम करने आ रहे हैं उनको हम फेयर वेजेस दें, उनको कम वेजेस ना दें, जितनी भी उनका हक बनता है उतनी वेजेस दें, और उनके लिए सेफ़ वर्किंग कंडीशन रखें। ऐसी वर्किंग कंडीशन ना हो जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारी लेबर को, हमारे वर्कर्स को नुकसान पहुँचे, और कहीं पर भी चाइल्ड लेबर नहीं रखना, ठीक है, या फिर वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना। कहीं पर भी छोटे बच्चों को, जो भी उनकी एज लिमिट है उससे कम बच्चों को अपने वर्क पर नहीं रखना, और लेबर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना, यानी कि लेबर्स को नुकसान पहुंचाना, उनके पैसे ना देना, उनसे ज़्यादा काम करवाना, ये सब चीज़ें होगी हमारी वर्कर एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट। और कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटीज़, जब हम पैसा कमा रहे हैं तो हम कम्युनिटी के अंदर भी पैसे लगाएं, यानी कि जैसे कि CSR होती है, आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सब नीड्स को पूरा किया जाए, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट दिया जाए जिससे सोसाइटी का भी फ़ायदा हो, ठीक है। प्लेनेट आता है दूसरा हमारा पीपल के बाद। प्लेनेट के अंदर आएगी हमारी सारी एनवायरमेंटल चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करना और पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली ही करना। ये चीज़ किसका पार्ट होगी? हमारी प्लेनेट का पार्ट होगी। और यूज़ ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एंड रिसाइकलिंग, जितनी भी रीन्यूएबल एनर्जी होती है वो उसका यूज़ करना, और जो जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको रिसाइकल किया जा सके, ऐसे प्रोडक्ट बनाना, और पोल्यूशन और वेस्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने का पूरा ट्राई करना, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट आता है, थर्ड जो P है हमारा, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका पार्ट होगा? हमारा इकोनॉमिक का। इसके अंदर हम प्रॉफिट इस तरीके से बनाएं, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल वे में बनाएं, यानी प्रॉफिट बनाने को कोई मना नहीं है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई मना नहीं है, बट इस तरीके से प्रॉफिट अर्न किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा एथिकल और रिस्पॉन्सिबल वे में काम किया जा रहा हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइवल और इनोवेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसान को अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो उसको प्रॉफिट पर और अपनी इकनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि इस तरीके से प्रॉफिट करे, वो प्रॉफिट कमाए कि एथिकल और रिस्पॉन्सिबल वे में करे, ठीक है। और इन्वेस्टिंग इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अब इसका लिंकेज क्या है SDG से, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से हमारा इस चीज़ का कनेक्शन क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग्स के थ्रू जो है ना SDGs हमारे प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से हेल्प करता है SDGs को? जैसे कि हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाएंगे और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करने की बात को प्रमोट करेंगे। तो ये हमारा गोल नंबर 12 का पार्ट हो गया, जैसे हमने ऊपर देखा था, ठीक है ना। उसकी लिंकेज आ गई, किस तरीके से लिंकेज है। जैसे मैंने ऊपर 4 गोल बताया था, अब मैं चारों गोल्स के नीचे आकर आपको लिंकेज बताने वाला हूँ कि वो किस तरीके से ऊपर वाले से कनेक्टेड है। और दूसरा होगा रिड्यूसिंग एमिशन एंड टेकिंग क्लाइमेट एक्शन, कि हम एमिशन को कम करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस चीज़ पर हम एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये गोल नंबर 13 का पार्ट होगा हमारा, कि हम गोल नंबर 13 फॉलो कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग डिसेंट जॉब एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, कि हम लोगों को जॉब्स देना है और हम अपने देश की इकनॉमी बढ़ाने में भी साथ देना है। तो ये गोल नंबर 8 हो गया है, ठीक है। जैसे कि ऊपर गोल्स देखे थे हमने, गोल नंबर 8, 13, ये देखिए क्लाइमेट एक्शन, गोल नंबर 8 डिसेंट वर्किंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आई होप आपको याद होगा। तो ये वही सब चीज़ें कि किस तरीके से हम सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग करके इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और जैसे हम इनोवेशन कर रहे हैं सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये गोल नंबर 9 को हम सक्सेसफुल बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमारी सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्टेड है। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सा भी एक सस्टेनेबल, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो और उसकी लिंकेज दिखा दो। जैसे कि ये ले लिया हमने गोल नंबर 8, जैसे कि डिसेंट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलेगी। जैसे कि गोल नंबर 8 था कि वर्कर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। तो आप इस तरीके से लिंकेज दिखा सकते हो। और क्लाइमेट एक्शन का जो गोल नंबर 13 था, उसके अंदर आप क्या रीज़न लिख सकते हो कि किस तरीके से लिंकेज है कि हम एमिशन को कम करने पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्लाइमेट एक्शन के गोल को हम पूरा कर रहे हैं। इस तरीके से ये लिंक हैं दोनों चीज़ें।
अब सस्टेनेबिलिटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग आती है इसके बाद। एथिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग के अंदर ऐसा डिसीजन लेना जो कि लोगों के लिए, प्लेनेट के लिए और बिजनेस के लिए, सबके लिए ही फ़ायदेमंद हो। भले से ही पीपल हो, प्लेनेट हो, बिजनेस हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो, इस तरीके का डिसीजन लेना क्या कहलाया जाता है? हमारा एथिकल डिसीजन मेकिंग कहलाया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम एथिकल डिसीजन मेकिंग करने के लिए? सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग करते टाइम हम क्या रहें? ऑनेस्ट रहें, ठीक है। हम कोई से भी फॉल्स ग्रीन क्लेम ना करें कि हम एनवायरनमेंट के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भले से आप ना कर रहे हो, बट फिर भी आप फॉल्स क्लेम कर रहे हो कि हमने इतने पेड़ लगा दिए, हम एमिशन कम करने पर ध्यान दे रहे हैं। तो जो भी आपके फॉल्स क्लेम हैं आप वो ना करें। अगर आप फॉल्स क्लेम करते हैं तो वो अनएथिकल डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा, एथिकल डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होगा। आप हार्मफुल प्रोडक्ट और प्रैक्टिसेस सेल करना अवॉइड करें, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट ना बेचें जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाएँ, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएँ, सस्टेनेबिलिटी का ध्यान ना रखें। ऐसे प्रोडक्ट को बेचना आप बंद करें। और रिस्पेक्टिंग वर्कर, कंज्यूमर एंड द एनवायरनमेंट, और जितनी भी आपके आसपास चीज़ें हैं उन सब की रिस्पेक्ट की जाए। भले से एनवायरनमेंट हो, कंज्यूमर्स हो, वर्कर्स हों, वर्कर की रिस्पेक्ट कैसे की जाएगी? फेयर वेजेस देकर और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करके, कंज्यूमर को ठीक अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, ग्रीन पैकेजिंग और ग्रीन ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके, और एनवायरनमेंट का ध्यान इस तरीके से रखा जाएगा कि पोल्यूशन ना फैले आपकी कंपनी से और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और जब आप ऐसे ही करते हैं, आप एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो आपके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं इस चीज़ के, ठीक है। अगर आप एथिकल डिसीजन मेकिंग नहीं करते तो आपके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो हो जाएंगे, थोड़े थोड़े टाइम के आपको लगेगा कि अरे वाह बहुत पैसा आ रहा है, बट वो चीज़ क्या होगी? लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं होगी। तो जब भी आपको लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट चाहिए तो आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी ही होगी। जैसे एग्जांपल क्या हो गया कि हमने एक बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग चुन ली, भले से उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, तो ये हमारी क्या दिखाती है? एथिकल थिंकिंग दिखाती है कि कॉस्ट ज़्यादा होने के बावजूद भी हम क्या बना रहे हैं? बायोडिग्रेडेबल पैकिंग बना रहे हैं। तो ये हमारा एथिकल बिहेवियर दिखाता है कंपनी के टुवर्ड्स। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग को प्रैक्टिसाइजिंग करते हुए? तो सबसे पहले आता है सस्टेनेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। जितने भी इको फ्रेंडली मटेरियल एंड प्रोसेस ऑफन कॉस्ट मोर, जितने भी इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसके हमेशा कॉस्ट ज़्यादा ही आती है, जिससे हमारा क्या हो जाता है? प्रॉफिट कम होने लग जाता है। तो इससे क्या होगा? जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जाहिर सी बात है हमारी इनकम कम हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान रखते हैं और अपनी कॉस्ट कट कर देते हैं, भले कॉस्ट भले से बढ़ा देते हैं और अपना प्रॉफिट कट कर देते हैं, तो इससे ये चीज़ हमारी क्या शो करती है? लॉन्ग टर्म सक्सेस, कि हम लॉन्ग टर्म में इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे और लोगों का भी हमारी कंपनी की तरफ ट्रस्ट डेवलप्ड होगा कि ये मतलब ये कंपनी ऐसा कर रही है कि अपनी कॉस्ट कम कर रही है, अपनी कॉस्ट बढ़ा रही है कि सस्टेनेबिलिटी के थ्रू, और मतलब प्रॉफिट इसने कम कर लिया अपना, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी एक चैलेंज होता है कि अगर हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है तो कहीं ना कहीं पर हमें सस्टेनेबिलिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिटेबिलिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरा आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कुछ कंज्यूमर, हम बहुत ज़्यादा कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं? हमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए, बट वो हमेशा उन चीज़ों को ख़रीदते नहीं हैं। तो हमेशा ये चीज़ लोग कहने को तो कहते हैं कि हमें ये चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन चीज़ है, और जब ये सब चीज़ें उनके खुद के ख़रीदने पर बात आती है, उनके खुद के पर्सनल बाइंग प्रेफरेंस पर बात आती है, तो वो सेम चीज़ें खरीदते नहीं हैं। वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर इसके अंदर अलग होता है। कहने को तो हर कोई चाहता है कि एनवायरनमेंट अच्छा रहे, बट हर कोई उसके लिए स्टेप लेने के लिए तैयार थोड़ी है। तो भले से अब कंपनी बनाए भी ले बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, ये सब चीज़ें, तो लोगों को जब लगेगा कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो कोई भी इंसान उस चीज़ को नहीं खरीदेगा। तो सब दूसरी बात आ गई इसके अंदर, चैलेंज जो आ गया वो आ गया कंज्यूमर बिहेवियर। तीसरा आ गया कंपटीशन। जब आप मार्केट में बेच रहे हो, आप बायोडिग्रेडेबल बेच रहे हो, तो जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा वो नॉन सस्टेनेबल प्रोडक्ट बेचने लग जाएगा और सस्ते में बेचने लग जाएगा। आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, आप सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखना हो, अपना प्रॉफिट भी कम कर रहा हो, कॉस्ट भी बढ़ा दी, नुकसान भी हो रहा है, लोग खरीद भी नहीं रहे, और सामने एक कॉम्पिटिटर आए, उसने सस्ते में माल बेचना शुरू कर दिया, और ना ही वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रहा, ना कुछ, बस वो प्रॉफिट कमा रहा है और बेचे जा रहा है, ठीक है।
तो जो सस्टेनेबल बिजनेस होते हैं, जो सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, उनको इनोवेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अपने आप को डिफ्रेंशिएट दिखाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम जो हैं हम सामने वाली इस कंपनी से बहुत ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रख रहे हैं और हम इतने सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हर एक जो भी कंपनी सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रख रही है उसको कहीं ना कहीं इनोवेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सप्लाई चेन प्रॉब्लम आती है। सप्लाई चेन प्रॉब्लम का मतलब होता है कि अब हर स्टेप पर सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप सप्लाई कर रहे हो, स्पेशली तब। ठीक है, जब आप खुद एक सप्लायर हो तो अलग अलग लेवल पर आपका सामान होता हुआ गुजरेगा, तो हर लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है कि आप पूरी सप्लाई चेन का ध्यान रख रहे हो कि कहीं पर भी उस चीज़ को सस्टेनेबिलिटी को ना ख़राब किया जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। तो ये सब थे हमारे चैलेंजेस। अब ट्रिपल बॉटम लाइन समझते हैं। ट्रिपल बॉटम लाइन, जो कि मैं ऊपर भी बताकर आ चुका हूँ, ये 3 चीज़ों पर फोकस करती है। आपका पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। पीपल का मतलब सोशल चीज़ें, जैसे एम्प्लॉय का वेलफेयर हो, कम्युनिटी के डेवलपमेंट हो और फेयर प्रैक्टिसेस की जाएँ। और प्लैनेट के अंदर हमारी चीज़ आएंगी जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि इको फ्रेंडली रिसोर्सेज का यूज़ करना, पोल्यूशन और वेस्ट को रिड्यूस करना जितना से ज़्यादा हो सके। और प्रॉफिट के अंदर हमारी इकोनॉमिक चीज़ आएंगी कि मतलब प्रॉफिट कमाना, बट किस तरीके से एथिकल डिसीजन मेकिंग करने के बाद और सस्टेनेबल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखने के बाद। तो ये जो मॉडल है ये बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये मॉडल। ठीक है, measure their overall impact and stay responsible while also remaining profitable. It is the base of sustainability marketing. तो यही थी हमारी ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी ही देर के बाद यूनिट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिसको भी नोट्स चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर परचेज कर सकता है हमारे टेलीग्राम पर से।